हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12वीं का छठा लेसन लोकतांत्रिक व्यवस्था को संकट। इसमें मैं आपको आपातकाल के विषय में बताऊंगी, कैसे लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न हुआ आदि के बारे में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम करवाने जा रहे हैं 12वीं क्लास का स्वतंत्र भारत की राजनीति वाली बुक का छठा लेसन लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे 1971 के चुनाव के बाद की स्थिति। आप सभी को मैंने पिछले लेसन में करवाया कि उसमें जो है इंदिरा गांधी ने बहुत ही प्रबल भागीदारी निभाई और वो जो इंदिरा गांधी जी हैं वो बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। दूसरा क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी जीतती है तो मैंने आपको बताया था कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के बारे में। उसमें क्या हो गया कि इंदिरा गांधी की जीत के बाद जो है दलीय जो प्रतिस्पर्धा थी वो बहुत तेज हो गई। ठीक है, अब दूसरे दल भी जो है अपने इस प्रतिस्पर्धा के खेल में जो है अपने नए नए दांव खेलने लगे थे। तीसरा पॉइंट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की गतिविधियों को संविधान के विरुद्ध माना। तीसरा क्या है कि जो इंदिरा गांधी पहलकदमियां कर रही थी, नई नई गतिविधियां कर रही थी, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे संविधान के विरुद्ध माना। आगे जो है कांग्रेस का क्या मानना था कि अदालत का ये रवैया संविधान की सर्वोच्चता के खिलाफ है। वो कहते हैं कि व्यक्ति जो है समाज कल्याण के लिए कोई भी कार्य कर सकता है, अगर उसको रोका जाता है तो ये संविधान की सर्वोच्चता के खिलाफ है। मतलब जो कांग्रेस है वो जो है संविधान की सर्वोच्चता के खिलाफ मान रही थी अदालत के फैसले को, और अदालत जो है वो सरकार के कार्यों को गलत मान रही थी संविधान के विरुद्ध। अगला है राजनीतिक आधार व्यक्तिगत। क्या है इसमें कि जो राजनीति जो है वो व्यक्तिगत हो गई थी। राजनीति के अंदर जो है दलों का महत्व कम हो गया था और चेहरों का महत्व अत्यधिक हो गया था। चेहरों के आधार पर जो राजनीति होने लगी थी। आगे है इंदिरा गांधी और विरोधियों में गहरे मतभेद, जो आपको मैंने बताए थे सिंडिकेट। ठीक है, उसके और जो इंदिरा गांधी जी थे उनके जो मतभेद हैं वो और गहराते चले जा रहे थे। आगे हम पढ़ते हैं आपातकाल लागू होने के प्रमुख कारक। आप सभी जानते हैं 1975 में जो है आपातकाल लगा था। तो आइए यहाँ से हम समझते हैं कि आपातकाल लागू होने के क्या कारण रहे, कैसे लगा आपातकाल। सबसे पहले हम उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बांग्लादेश संकट से अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ। क्या है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का साथ दिया था और वहाँ से जो है 80 लाख शरणार्थी भारत में आ गए थे। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ा, भारी बोझ पड़ा। ठीक है, अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और सभी चीज़ों की कीमतों में वृद्धि। क्या होता है कि ये सभी चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं तो किसकी आवश्यकता होती है, यातायात की। अब यातायात में ले जाएंगे तो यातायात में किसकी चीज़ की आवश्यकता होती है, तेल की। अब तेल बढ़ गया तो यातायात की कीमत भी बढ़ेगी और व्यापारी जो है वो कीमत कहाँ से निकालेंगे, इन चीज़ों को महंगा करके निकालेंगे। तो इनकी कीमतों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आगे क्या है, औद्योगिक विकास की दर कम थी और बेरोजगारी बढ़ी। इससे क्या हुआ, जब हमारी खेती संकट में थी, ठीक है, मानसून असफल था, तो क्या हुआ, उद्योगों का विकास नहीं हो पाया, उनकी दर क्या हो गई, कम हो गई। और इनकी दर कम होने के कारण क्या बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। अब इन खर्चों को कम करने के लिए सरकार ने क्या किया, कर्मचारियों के वेतन को रोक दिया। ठीक है, अगला क्या हुआ कि 1971-72 में मानसून असफल होने के कारण खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो 8% रह गया। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उस समय मानसून असफल हुआ था, खेती हुई नहीं थी। तो खेती नहीं हुई तो क्या हुआ, खाद्यान्न का जो उत्पादन था वो 8% कम हो गया। एक क्या था उस समय 1971 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का नारा, लेकिन चुनाव के इतने वर्ष बाद भी जो है सामाजिक और आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। इससे जो है आम जनता के मध्य भी जो है रोष फैल गया। अब इन सभी चीज़ों का क्या प्रभाव देखने को मिला, देखिए, देश की ऐसी स्थिति होने के कारण गैर कांग्रेसी दलों ने कारगर तरीके से जन विरोध की अगुवाई की। मतलब जो नेता थे गैर कांग्रेसी, वो पहले ही जो इंदिरा गांधी हटाओ का नारा दे रहे थे तो वो उन्होंने क्या किया, एक अच्छे तरीके से जनता के सामने इसका विरोध प्रस्तुत किया। दूसरी तरफ क्या है, छात्रों के उठते विरोध के स्वर। उस समय जो है ऐसे हालात देख के छात्रों ने भी अपने स्वर ऊंचे कर लिए थे। क्यों कर लिए थे ये आगे मैं आपको बताती हूँ। आगे क्या है, संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता बढ़ी। जो इस संसदीय राजनीति में विश्वास ही नहीं रखते थे उनको मौका मिल गया राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाने के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा ये समूह पश्चिमी बंगाल में सक्रिय थे। इन्होंने राज्य विरोधी तकनीक का सहारा लिया। क्या लिया, जो राज्य विरोधी तकनीक, यानी जो राज्य नहीं चाहता था ऐसी विरोधी तकनीकों का इन्होंने सहारा लिया। आगे क्या है, पश्चिमी बंगाल की सरकार ने इनको दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। और दूसरी तरफ जो वेतन कटने से क्या हुआ, जो सरकारी कर्मचारी थे उनमें रोष
फैल गया। यानी कहने का मतलब ये है कि देश में सभी वर्ग नाराज थे और देश में असंतोषजनक स्थिति पैदा हो गई थी। आगे हम पढ़ते हैं गुजरात आंदोलन। देखिए, आंदोलन के जो मुख्य नेता थे वो थे मोरारजी देसाई। जनवरी 1974 में गुजरात आंदोलन छात्रों द्वारा किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जो छात्र हॉस्टल में रहते थे उनके खाने में 20% की वृद्धि कर दी गई थी। इस वजह से वहां के छात्र भड़क उठे और इस आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन खाद्य, तेल तथा आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों में वृद्धि के कारण हुआ। ठीक है। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद बड़ी राजनीतिक पार्टियां शामिल थी इस आंदोलन में। इंदिरा गांधी की असहमति थी, फिर भी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो है इसमें शामिल हुई। आंदोलन के विकराल रूप के कारण गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। यह आंदोलन इतना बढ़ गया, इतना विकराल रूप इसने धारण कर लिया कि गुजरात के अंदर जो है क्या करना पड़ा, राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। विपक्षी दलों ने फिर क्या किया, उन्होंने विधानसभा के दोबारा चुनाव करवाने की मांग की और जून 1975 में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें क्या हुआ, कांग्रेस जो है हार गई। ठीक है। अब आता है बिहार आंदोलन। इसके जो मुख्य नेता थे वो थे जेपी नारायण। ठीक है। मार्च 1974 में बिहार आंदोलन भी छात्रों द्वारा शुरू किया गया था। बिहार में भी वही स्थिति थी, खाद्यान्न की बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के कारण आंदोलन शुरू हुआ। अब क्या होता है कि जो छात्र थे उन्होंने जयप्रकाश नारायण को इनवाइट किया, बुलाया। जयप्रकाश नारायण राजनीति को छोड़ चुके थे, लेकिन क्या है कि छात्रों ने उनसे रिक्वेस्ट की। आंदोलन का जो नेतृत्व करने के लिए जेपी नारायण को बुलाया गया। इस प्रकार इस आंदोलन ने राजनीतिक चरित्र ग्रहण कर लिया। क्या है कि अब तक ये छात्रों का आंदोलन था, लेकिन जब से जयप्रकाश नारायण एक नेता इसमें शामिल हुआ तो इसने जो है पूरा राजनीतिक चरित्र ग्रहण कर लिया। जेपी नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए 2 शर्तें रखी। पहली शर्त क्या थी, आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए, मतलब कोई हिंसा इसमें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी शर्त क्या थी कि आंदोलन बिहार तक सीमित न होकर बल्कि पूरे देश में किया जाएगा। ठीक है। इसमें क्या है, इसको क्या कहा गया, संपूर्ण क्रांति के नाम से भी इसको जाना गया। अब ये शर्तें पूरी हो गई तो उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने इस आंदोलन के जरिए सच्चा लोकतंत्र स्थापित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो है मैं इस आंदोलन के जरिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो है सच्चा लोकतंत्र स्थापित करूंगा। बिहार की जो कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठने लगी। यहाँ भी कांग्रेस सरकार थी तो उसको बर्खास्त करने की मांगे उठने लगी। तो रेलवे जो कर्मचारी थे उन्होंने भी इस आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू कर दी। इससे क्या हुआ कि कामकाज ठप हो गया। आगे क्या हुआ कि 1975 में जेपी ने संसद मार्च का नेतृत्व किया। ठीक है। इससे क्या है कि ये इन दोनों आंदोलनों से ऐसा लगने लगा कि ये आंदोलन जो है राज्यों के आंदोलन ना होकर कांग्रेस के विरुद्ध चलाए गए आंदोलन थे। ठीक है। क्योंकि इन आंदोलनों ने जो गैर कांग्रेसी पार्टियां थी उन सभी ने जो है इनका साथ दिया। आगे आता है नक्सलवादी आंदोलन। इसे नक्सलबाड़ी आंदोलन भी कहा जाता है। ये 1967 में पश्चिमी बंगाल में बड़े जमींदारों ने गलत तरीके से छोटे किसानों की जमीन को हड़प लिया था, उसके कारण यह चलाया गया। इस दौरान संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले मार्क्सवादी लोगों ने भी सामने आना शुरू किया। ये लोग क्या चाहते थे कि लोकतंत्र ही ना रहे, ये संसदीय राजनीति ही ना रहे, तो ये इसके क्या थे, विरोधी थे। तो इन्होंने सामने आना शुरू किया। ठीक है। ये लोग गुरिल्ला युद्ध के जरिए राजनीतिक एवं पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। ये गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, छिपके वार करना। उसके जरिए क्या करना चाहते थे, जो राजनीतिक और पूंजीवादी व्यवस्था है उसको समाप्त करना चाहते थे। इन्होंने क्या किया कि जो बड़े जमींदार थे उनसे बलपूर्वक जमीन छीनी और गरीब किसानों को देना शुरू कर दिया। देश के कई हिस्सों में तो इन लोगों ने काफ़ी हिंसा फैलाई। इन्हीं लोगों को क्या कहा गया, नक्सली कहा गया। आगे हम पढ़ लेते हैं रेल हड़ताल। इसको रेल हड़ताल का जो नेतृत्व था वो जॉर्ज फर्नांडीज ने किया था। 1974 में जो है जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय समिति बनी जिसने क्या किया, रेल हड़ताल शुरू की। यह हड़ताल क्यों की गई थी, यह सेवा और बोनस के मुद्दों को लेकर की गई थी। ठीक है। इससे क्या हुआ, हड़ताल के कारण जो है सामान आना जाना बंद हो गया, यातायात जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल ठप हो गई। लेकिन सरकार ने क्या कहा कि ये मांगे गलत हैं और उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। इससे देश में जो है असंतोष फैल गया। आगे हम पढ़ते हैं न्यायपालिका
संघर्ष। क्या होता है कि सरकार ने संविधान के अंदर 3 बदलाव किए। कौन कौन से? मौलिक अधिकारों में कटौती, संपत्ति के अधिकार में फेरबदल और नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों से ज़्यादा प्रभावकारी बनाने की कोशिश की गई। क्या है कि सरकार ने 3 अपने अनुसार जो है संविधान में संशोधन किए, जिसमें पहला था मौलिक अधिकारों में कटौती। पहले मौलिक अधिकार कितने होते थे? 7 होते थे, जिनमें संपत्ति का अधिकार भी था। सरकार ने दलील दी कि हम संपत्ति के अधिकार को क्या है समाप्त करके उसे कानूनी अधिकार बनाएंगे और संपत्ति को क्या करेंगे, एक समाजवादी कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सारी संपत्ति को सब में समान रूप से बांटेंगे। फिर क्या है कि वो क्या कहते हैं कि किसी राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए हम क्या है कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इनको ज़्यादा प्रभावकारी बनाएंगे। किसकी उपेक्षा? मौलिक अधिकारों की उपेक्षा। ठीक है, परंतु क्या हुआ, न्यायालय ने इन तीनों ही बदलाव को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। न्यायालय ने क्या कहा कि ये बदलाव जो है नहीं हो सकते, हम संविधान में मौलिक अधिकारों में कोई बदलाव नहीं कर सकते। इसी बीच क्या होता है कि केशवानंद भारती मुकदमे में जज का पद जो है वो रिक्त हो जाता है। अब सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से बदला लेने की सोची। उन्होंने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हमेशा से वरिष्ठ जज को बनाया जाता है। मान लो ये था, कौन था ये? मुख्य न्यायाधीश। ये क्या हो गया? रिटायर हो गया। इसके बाद नंबर किसका आया? इसका आया। जब ये रिटायर हो जाएगा तो इसका आएगा। ऐसे वरिष्ठ जो होते हैं उनका नंबर आता जाता है। लेकिन सरकार ने क्या किया कि 3 वरिष्ठ जजों J.M. सेलट, K.S. हेगड़े, A.N. ग्रोवर के स्थान पर A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। मतलब क्या किया? पहले ये आता था, इसको जो है नज़रअंदाज किया गया, फिर ये था, इसको नज़रअंदाज किया गया, फिर इसको नज़रअंदाज किया गया। क्यों किया गया इन तीनों को नज़रअंदाज? क्योंकि ये तीनों वही थे जिन्होंने सरकार के विरुद्ध फैसला दिया था। ठीक है, इन्होंने जो चौथे नंबर पे थे A.N. रे, उसको जो है मुख्य न्यायाधीश बना दिया। ठीक है, ये था कि ये तीनों वही जज थे जिन्होंने सरकार के विरुद्ध फैसला दिया था। तो यहाँ जो है सरकार ने जो है न्यायपालिका से अपना बदला इस तरीके से लिया। अब आता है इंदिरा गांधी का चुनाव। देखिए इसमें क्या है कि एक समाजवादी नेता राजनारायण, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इंदिरा गांधी के चुनाव के खिलाफ एक याचिका दायर कर दी। उन्होंने क्या कहा कि इंदिरा गांधी जी जो चुनाव जीती है वो असंवैधानिक ढंग से जीती है। तो फिर क्या होता है कि 12 जून 1975 को न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी का जो 1971 का चुनाव था वो क्या था? असंवैधानिक था। क्यों था असंवैधानिक? क्योंकि उन्होंने सरकारी ताकत का जो है इसमें गलत इस्तेमाल किया था। फिर क्या होता है कि जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद है उसके फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी और फैसला आने तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेगी, ये फैसला किया। ठीक है, इस पूरी घटना को देखते हुए जेपी जो नारायण थे उन्होंने 25 जून 1975 को इंदिरा से क्या किया? इस्तीफे की मांग की और सभी सरकारी कर्मचारियों से सरकार के असंवैधानिक और अनैतिक फैसलों को मानने से इनकार करने का आह्वान किया। इस पर जो है जयप्रकाश नारायण ने एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। तो इंदिरा गांधी को लगा कि ये सारे जो कामकाज हैं, सरकारी कामकाज, ये ठप हो सकते हैं, ऐसा अंदेशा उसे महसूस हुआ और इसका खतरा बढ़ रहा था। इस कारण से सरकार ने इन घटनाओं के मद्देनज़र आपातकाल की घोषणा कर दी। फिर क्या होता है कि आपातकाल की घोषणा, आइए देखते हैं कैसे हुई आपातकाल की घोषणा। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश श्रीमती इंदिरा गांधी ने की। रात के बाद ही जो है अखबार दफ्तरों की बिजली काट दी गई और 25 जून 1975 की आधी रात को देश में आंतरिक गड़बड़ी की आशंका पर आपातकाल की घोषणा की गई। कब की गई? आधी रात को। कब? 25 जून 1975 को। बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों के नेता एवं कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई और जो संघीय ढांचा है व्यवहारिक तौर पर वो क्या कर दिया? निष्प्रभावी कर दिया। केंद्र की जो सरकार है सारी शक्तियां उसी में निहित कर दी गई। आपातकाल देखिए कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे लग सकते हैं। 3 तरीके के आपातकाल लगते हैं देश के अंदर। अनुच्छेद 352 के तहत देश में अगर कोई भी आंतरिक गड़बड़ी की आशंका होती है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्यों में भारी आक्रमण की या कोई महामारी की कोई ऐसी दिक्कत हो या राज्यों का आपस में झगड़ा हो जाए तो ऐसी स्थिति में राज्यों में आपातकाल लागू होता है। और अनुच्छेद 360 के तहत अगर देश में वित्तीय धन की कमी हो जाए तो वित्तीय आपातकाल लगता है।
है तो देश के अंदर 3 तरह के आपातकाल लग सकते हैं। आगे देखिए, आपातकाल के दौरान क्या होता है कि मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी जा सकती है, उनमें कटौती भी की जा सकती है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। इंदिरा गांधी ने सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर इसकी सूचना दी। रात को आपातकाल लागू करवा दिया गया और सुबह 6 बजे मीटिंग की गई कैबिनेट की, उसमें आपातकाल की घोषणा कर दी गई। अब देखते हैं आपातकाल के परिणाम क्या रहे। नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी कर दिए गए। ठीक है, मतलब वो जो है निष्प्रभावी का क्या मतलब, अब मौलिक अधिकार कोई काम नहीं करेंगे। दूसरा क्या किया गया, प्रेस की जो आज़ादी है उस पर रोक लगा दी गई। अगर प्रेस को कुछ भी अखबारों में छापना है तो पहले सरकार की परमिशन इसमें उसको लेनी पड़ती थी। सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। देश के अंदर धरना, प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक लगा दी गई। निवारक नज़रबंदी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की गई। निवारक नज़रबंदी क्या होती है? इसके तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण का सहारा लेकर गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दे सकते। जो हमारा मैन अधिकार है कि कोई हमें गिरफ्तार करता है तो हम उसको चुनौती दे सकते हैं, लेकिन निवारक नज़रबंदी में हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, नागरिकों को उनकी गिरफ्तारी का कारण बताना भी आवश्यक नहीं समझा जाता। मतलब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको कारण भी नहीं बताया जाता। और इस निवारक नज़रबंदी के तहत ही जो है बहुत सारे विपक्षी नेता और उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। अब देखिए, जो निवारक नज़रबंदी है उस पर उच्च न्यायालयों ने क्या फैसले लिए। आपातकाल के दौरान अदालत किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका जिसमें उसने गिरफ्तारी को चुनौती दी है पर सुनवाई कर सकती है। उच्च न्यायालयों ने तो फैसला दिया कि बेशक से आपातकाल लागू हो, लेकिन कोई भी अदालत जो है अगर व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ चुनौती देता है किसी भी न्यायालय में तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत उस याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन 1976 में सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने इस फैसले को पलट दिया और क्या बताया, इसका अर्थ है कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिकों से जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपातकाल लागू है तो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर रोक लगी रहेगी, वो निष्प्रभावी रहेंगे और किसी भी याचिका पर कोई सुनवाई नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय का यह जो निर्णय है सबसे विवादास्पद निर्णयों में से एक माना जाता है, जिसमें व्यक्ति के जीवन का जो अधिकार है, आज़ादी का जो अधिकार है, वो सरकार के पास जो है होता है। आइए अब जानते हैं आपातकाल के दौरान क्या हुआ। एक संवैधानिक संशोधन किया गया, 42वां संवैधानिक संशोधन, ये 1976 में किया गया था। इसके दौरान क्या है कि संविधान में संशोधन कर 2 बदलाव किए गए। ठीक है, कौन कौन से बदलाव किए गए कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती और ये क्यों संशोधन किया? क्योंकि प्रधानमंत्री को जो है उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चुनौती दी गई थी और प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है फैसला आया था, इसलिए ये संशोधन उस समय पे करवाया गया। दूसरा क्या किया गया कि जो विधायिका का कार्यकाल था वो 5 वर्ष था, वो 5 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। तीसरा क्या होता है कि चुनाव 1 साल के लिए स्थगित किए थे। 1971 के आम चुनाव के बाद जो है 1976 में चुनाव होने थे, इसके बदले चुनाव कब हुए, 1978 में करवाए गए। ठीक है, तो ये जो है संशोधन, संवैधानिक संशोधन है, ये कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा विवादास्पद संशोधन रहा है। देखते हैं आपातकाल का विरोध क्या है कि आपातकाल बहुत जोरों पे चला, कई लोगों ने जो है उसका विरोध भी किया। तो विरोध क्यों किया गया और किसने किया, ये जानते हैं इसके बारे में। जो राजनीतिक नेता एवं कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए थे, आप सभी को पता है कि जो है राजनीतिक नेता थे, विपक्षी दल के और कार्यकर्ता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और वो भी निवारक नज़रबंदी से, बिना उनका कोई गुनाह बताए उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। तो जो भी नेता बच गए थे उन्होंने क्या किया, सरकार की नीतियों के विरोध में जो है एक मुहिम चलाई। आगे क्या है, इंडियन एक्सप्रेस, स्टेटमैन जैसे अखबारों ने प्रेस सेंसरशिप का विरोध किया। जिन समाचारों को छापने से रोका जाता उनके स्थान पर वे अखबार में खाली जगह छोड़ते थे। बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट बात है इसमें। क्या किया इस अखबार ने कि कई चीज़ें जो है सरकार से अनुमति लेके और जब छापनी पड़ती थी तो इन्होंने क्या किया कि जो सरकार मना कर देती जिस भी न्यूज़ को छापने के लिए, वो उसकी ऐसे जगह खाली छोड़ देती थी ताकि लोगों को ये पता लगे कि यहाँ पर वो न्यूज़ छपनी थी जो सरकार
ने मना की है। ठीक है, आगे है सेंसरशिप का उल्लंघन कर अनेक न्यूज़लेटर और लीफलेट्स निकले। मतलब क्या है कि छोटे छोटे जो है न्यूज़लेटर निकाले गए और जो कागज़ का एक प्रपत्र होता है जिसमें जो है खबरें छापी जाती हैं उसे लीफलेट्स कहते हैं, वो जो है निकाले गए। किस विरोध में? सेंसरशिप के विरोध में। आगे क्या है कि पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु तथा पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारत ने अपनी पदवी लौटा दी। आपातकाल के विरोध में जो है फणीश्वर नाथ रेणु जो कि हिंदी लेखक थे और पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारत ने अपनी पदवियां लौटा दी। तो क्या आपातकाल जरूरी था? आइए जानते हैं इसके बारे में। और सरकार ने अपने पक्ष में क्या तर्क रखे कि आपातकाल जरूरी था। तो क्या थी ये बातें, क्या थे ये तर्क, आइए जानते हैं। भारत में लोकतंत्र है और विपक्षी दलों को चाहिए कि सत्ता दल को अपनी नीतियों से शासन चलाने दे। क्या कहता है कि सत्ता दल जो ये कहता है कि विपक्षी दलों को जो है बीच में रुकावट नहीं डालनी चाहिए, बल्कि जो है सत्ता दल का क्या करना चाहिए? सहयोग करना चाहिए, ताकि सत्ता दल अपनी नीतियों का अच्छी तरह से उपयोग कर सके। दूसरा क्या तर्क दिया कि बार बार धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्रवाई से क्या होता है? ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। कहते हैं कि लोकतंत्र में सही रूप से जो है जनता के लिए कल्याणकारी काम सरकार कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि बार बार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और सामूहिक जो कार्रवाई है वो उनके खिलाफ चल रही है। तो ये जो है लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। तीसरी बात क्या कही कि विरोधियों ने इंदिरा गांधी को हटाने के लिए गैर संसदीय रास्ता अपनाया। मतलब उन्होंने कहा कि जो है इंदिरा गांधी को हटाने के लिए जितने भी विरोधी थे, गैर कांग्रेसी थे, उन्होंने मिलकर जो है कि गैर संसदीय रास्ता अपनाया जो कि उचित नहीं था। आगे क्या है? इन सब से अस्थिरता पैदा होती है। सरकार ने कहा कि जो ये चीज़ें चल रही हैं इनसे क्या होता है? अस्थिरता पैदा होती है और प्रशासन का जो ध्यान है वो विकास कामों से भंग हो जाता है। इसलिए जो है आपातकाल लगाना जरूरी था। देखिए, जो सीपीआई थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसने आपातकाल का समर्थन किया। ठीक है, तो उसने क्या तर्क दिए समर्थन में कि देश को तोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही थी। उसने कहा कि देश को तोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही थी, इसलिए देश को बचाने के लिए आपातकाल का लगना आवश्यक था। दूसरा उसने क्या कहा कि विरोध पर ऐसी सूरत में प्रतिबंध लगाना उचित है। वो कह रहे हैं कि देश में इतना विरोध हो रहा है और इस विरोध की सूरत में क्या है कि प्रतिबंध लगाना ही उचित होगा। आगे क्या है? उन्होंने क्या कहा कि जो जेपी हैं वो जन आंदोलन के स्थान पर क्या कर रहे हैं? मध्यम वर्ग का आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। और मध्यम वर्ग क्या था? मध्यम वर्ग जो है सरकार की परिवर्तनकारी नीतियों का विरोध कर रहा था। इसलिए जो जेपी हैं वो जन आंदोलन नहीं, वो क्या कर रहे थे? सरकार की परिवर्तनकारी नीतियों का विरोध कर रहे थे। इसलिए आपातकाल लगना जरूरी था। अब आगे पढ़ते हैं कि सरकार के विपक्ष में आम लोगों ने क्या तर्क दिए। तो सबसे पहला है कि आपातकाल का जो प्रयोग है वो इंदिरा गांधी ने अपने प्रयोग के लिए किया था, कि आपातकाल की कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने बचाव के लिए जो इसका प्रयोग किया था। तो इसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता को खतरा नहीं था, देश की अखंडता को खतरा नहीं था, बल्कि इंदिरा गांधी को स्वयं का खतरा था, इसलिए उसने आपातकाल लगाया। दूसरा क्या है कि जो गृह मंत्रालय है जो कानून व्यवस्था को संभालता है उसने आंतरिक गड़बड़ी की कोई बात नहीं कही। उसके बाद भी जो आपातकाल लगाया गया वो लगाना गलत था। तीसरी बात जो थी वो क्या है कि भारत में क्या है? लोकतंत्र है और जनता को जो है विरोध करने का पूरा पूरा अधिकार है और गलत तरीके से जो है जनता के अधिकारों को छीनना, उसके विरोध को दबाना गलत है। आगे क्या है कि जो विरोधी आंदोलन हुए, चाहे वो गुजरात आंदोलन हुआ, चाहे वो बिहार आंदोलन हुआ, उनमें कोई भी हिंसा नहीं हुई, वो शांतिपूर्वक ढंग से हो रहे थे, तो उन्हें रोकना उचित नहीं था। तो जो है इन कारणों से आपातकाल लगाने का जो इंदिरा गांधी जी का डिसीजन था वो गलत माना गया। पढ़ते हैं आपातकाल का सबक। देखिए, आपातकाल के दौरान हमने 3 सबक लिए। पहला क्या लिया कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रहा था। इसमें बहुत सारे असंवैधानिक कार्य वे जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन कुछ दिन बाद फिर लौट आए। लेकिन फिर क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं और फिर से जो लोकतंत्र है वो कायम हो जाता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र को विदा किया जा सकता है। भारत से लोकतंत्र को विदा करना बिल्कुल कठिन है। ये क्या है कि जो आपातकाल है, आपातकाल के दौरान जो है सैनिक शासन भी लागू हो सकता था,
या फिर कोई राजा भी बन सकता था या फिर कोई और व्यक्ति भी जो है तानाशाह हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और भारत में लोकतंत्र ही रहा। दूसरा जो हमने सबक लिया वो क्या लिया कि अंदरूनी आपातकाल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। क्या था कि आपातकाल लगा तो क्या कह के लगाया गया था कि देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल लागू किया जा रहा है, जबकि इसमें क्या हुआ कि ये कोई रीजन नहीं था। तो क्या हुआ कि संविधान में संशोधन किया गया और आंतरिक गड़बड़ी की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का यूज किया जाने लगा। और सशस्त्र विद्रोह क्या होता है कि जब तक देश के अंदर शस्त्रों से विद्रोह ना हो, हिंसा ना फैले, तब तक आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल स्वयं राष्ट्रपति को लिख के देगा, उसके बाद ही आपातकाल लागू होगा। अगला जो सबक था वो क्या था कि आपातकाल से हर नागरिक अधिकारों के प्रति सचेत हुआ। आपातकाल की स्थिति के बाद न्यायपालिका भी नागरिक अधिकारों के प्रति सचेत हुई। क्या है आप सभी जानते हो, आपातकाल के दौरान हर नागरिक से उसके अधिकारों को छीन लिया गया था। न्यायालय ने भी ये कह दिया था कि आपातकाल के दौरान किसी भी नागरिक से उसके जीवन का अधिकार छीना जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जब आपातकाल लागू हुआ उसके बाद हर नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुआ, साथ ही साथ जो न्यायपालिका है वो भी नागरिकों के अधिकारों के प्रति सचेत हुई। तो आइए अब जान लेते हैं आपातकाल के बाद क्या रहा, आपातकाल के बाद की क्या राजनीति रही। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 1977 में आपातकाल जो है वो समाप्त हो जाता है और जितने भी जेल में नेता और कार्यकर्ता थे उनको रिहा कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने आपातकाल के अत्याचारों को चुनावी मुद्दा बनाया। वो सारे क्या हो गए, इकट्ठा हो गए और उन्होंने उन अत्याचारों का, उन अन्यायों का जो है चुनावी मुद्दा बनाया। आपातकाल के दौरान सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई और जनता पार्टी नाम से नया दल बनाया। क्या हुआ कि आपातकाल के दौरान ही जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी वो सभी एकजुट होकर उन्होंने एक नई पार्टी बनाई और जिसका नाम रखा उन्होंने जनता पार्टी। अब इस जनता पार्टी का नेता किसको बनाया, जयप्रकाश नारायण को बनाया। और ऐसा भी हुआ कि जो कुछ कांग्रेसी थे वो भी जो अपनी पार्टी से अलग होकर इस दल में शामिल हुए। इसके अलावा जो कुछ अन्य कांग्रेसी नेता थे उन्होंने भी क्या किया, जगजीवन राम के नेतृत्व में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक नई पार्टी बनाई। बाद में यह पार्टी किस में मिल गई थी, यह भी जनता दल में शामिल हो गई थी। ठीक है, विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। इसके बाद क्या होता है, 1977 का छठा आम चुनाव होता है। देश की जनता आपातकाल के कारण कांग्रेस के विरोध में थी और चुनाव परिणामों में ये साफ दिखाई दिया। मतलब सारी जनता क्या थी, परेशान थी आपातकाल के कारण। उन्हें जो है अपने ऊपर जो अत्याचार हुए थे, जो अन्याय उनके साथ हुए थे, उनको वो रह रहकर याद आ रहे थे और उन्होंने ये चुनाव परिणामों में दिखाया। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव हार गई और जो केंद्र में है गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। चुनाव परिणाम कैसे रहे, कांग्रेस को मिली 154 सीटें, उन्हें कुल वोटों के 35% से भी कम वोट मिले। अकेले जनता दल को 295 सीटें मिली और जनता दल की जो सहयोगी पार्टियां थी उनके साथ मिलकर जनता दल को मिली 330 सीटें। उत्तर भारत में जो है कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ था। ठीक है, उत्तर भारत में आप सभी जानते हो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, वहाँ पर क्या हुआ, कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। इंदिरा गांधी की जो है पोजीशन इतनी खराब हो गई थी कि स्वयं इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके बेटे संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। आइए अब पढ़ लेते हैं जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद क्या होता है। 1977 का चुनाव जीतने के बाद मोरारजी देसाई जो है वो क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, लेकिन जनता पार्टी में एक अच्छा तालमेल नहीं था, एक अच्छा नेतृत्व नहीं था और इसके कारण ही 18 महीने के अंदर ही जो है इस पार्टी ने अपना बहुमत खो दिया। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने अपना समर्थन देकर चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन 4 महीने के बाद ही कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार को गिरा दिया। फिर क्या है, एक नए तरीके से नए चुनाव होते हैं 1980 में 7वें आम चुनाव और इसमें कांग्रेस को बहुत ही भारी बहुमत मिला। इसमें कांग्रेस को मिली 353 सीटें। अब जान लेते हैं कि अपने कार्यकाल में जनता पार्टी ने कौन कौन से कार्य किए। तो इन्होंने 2 आयोगों का गठन किया मुख्यतः रूप से। सबसे पहला है शाह आयोग। ये आपातकाल की जांच के लिए जो है जनता पार्टी ने शाह आयोग का गठन किया। ठीक है, इसके अध्यक्ष बनाए JC शाह को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। शाह आयोग ने क्या काम किया कि आपातकाल के समय में जितने भी कार्य हुए थे उनका अवलोकन किया, फिर जितनी भी घटनाएं घटी थी उन सब की क्या की, जांच की। हजारों गवाहों के बयान लिए गए और एक रिपोर्ट तैयार की गई।
अब जो छह आयोग है उसने जो रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि जो आपातकाल का निर्णय है वो प्रधानमंत्री का स्वयं का था। इसके लिए उसने कोई भी जो है सलाह किसी से नहीं ली थी, जो कि गलत थी। दूसरा क्या था, जो विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ता थे उनकी गिरफ्तारी भी प्रधानमंत्री के कहने से हुई थी, वो भी गलत था। आपातकाल लगते ही जो है समाचार कार्यालयों की बिजली को काट दिया गया, ये कार्य पूर्ण रूप से गलत था। मीडिया का गलत प्रयोग किया गया, ये नहीं होना चाहिए था। सरकारी पद पर न होते हुए भी संजय गांधी ने क्या किया, सरकारी कामकाज को प्रभावित किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये रिपोर्ट जो है आयोग ने दी, मतलब उसमें पूर्णतः रूप से प्रधानमंत्री को गलत ठहराया गया। आगे जो आयोग बनाया इन्होंने जनता पार्टी ने, वो है मंडल आयोग। 1977 में पिछड़े लोगों के विकास को देखते हुए मंडल आयोग का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष बनाया गया बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को। इसका क्या कार्य था, पिछड़ी जातियों की पहचान करके उनका विकास करना। उनके विकास में क्या शामिल है, चाहे वो आरक्षण के माध्यम से विकास करना हो, लेकिन उनका विकास करना। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।